अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और आज पतन रिपोर्ट आई है, पतन की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो 2024 के इलेक्शंस थे उनमें बड़ी धांधली हुई है और यहाँ तक कि लाहौर में 100% जो है टर्नआउट वो इम्पॉसिबल है। इस हवाले से ऑफ कोर्स 8 फरवरी करीब है, उस पर सब यौम स्याह मना रहे हैं, जमात इस्लामी हो या PTI हो। और ऑफ कोर्स एक यूनिफाइड इत्तेहाद भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ज़ाहिर है कि शाइया हुआ। उस शाइये पे बहुत ज़्यादा नज़रें सबकी नहीं थी, ना उस पर ज़्यादा बातचीत हुई, ना कोई एलामिया जारी हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, ना ही किसी ने उस शाइये के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू की। लेकिन हमारे इतलात हैं कि मौलाना साहब का सबसे सख्त स्टैंड था, सबसे सख्त पोजीशन जो ली वो मौलाना साहब ने ली, और नए इलेक्शंस का मुतालबा भी उन्होंने किया। और ये नए इलेक्शंस का मुतालबा तो हम कर रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तक सुल्तान राजा साहब हैं, और 26वीं तरमीम उनको अब मतलब ये राइट देती है कि जब तक कि दूसरा इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो जाता मंजूर बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान, तो वही ऑन ड्यूटी रहेंगे। सो दैट गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन हुकूमत ने, जाहिर है मीडिया से प्रॉब्लम था, पेका अमेंडमेंट आ गई, और जजेस से मसाइल थे, 26 तरमीम आ गई, जिस तरह तकर्रियाँ हो रही हैं। कोई 25वें नंबर के सिंध हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए, आज 9 जजेस लाहौर में लगा दिए गए हैं। और बात ये बताई जा रही है कि प्रोविज़न 200 जो है वो हमें ये इजाज़त देता है कि हम तमाम ज़बानें बोलने वालों को रखें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले टारगेट जो थे वो मंसूर अली शाह साहब थे, जिनको चीफ जस्टिस बनाने से रोका गया। उसके बाद टारगेट पे आए मुनीब अख्तर साहब। उसके बाद अब टारगेट पे थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनकी जगह अब वो लाहौर में 15वें नंबर पे जो जज साहब हैं वो जस्टिस अब बन गए हैं, और प्यूनेज सीनियर प्यूनेज जज बन गए हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब डिमोट हो गए हैं। ये बात हम पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं पहले, मगर इसके जो नताइज हैं वो दूर रस हैं। और वाकई जो 26वीं तरमीम से जो जहर निकाला गया था, उसमें इस जहर के ऊपर क्या फोकस था या नहीं था, मौलाना साहब की पोजीशन इस वक्त क्यों इतनी सख्त हो गई है। और फिर हुकूमत के हवाले से अगर देखिए तो आज आलिया हमजा साहिबा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई मीनार पाकिस्तान पर जलसा होने के लिए, जो इजाज़त देनी है। और वहाँ के जज साहब ने कहा भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि आप फौरी तौर पर आज ही इतला दे दीजिए कि इनको इजाज़त मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन अब तक आलिया हमजा साहब इंतज़ार कर रही हैं। हमारी अब तक की इतलात हैं कि उनको इजाज़त अब तक तो नहीं मिली है। लेकिन आप ये बार बार बात हो रही है कि 8 फरवरी को जाहिर है कि एक मैच भी है लाहौर में, बहुत कुछ हो सकता है। और रास्ते बंद करने की कोशिश की तो हम हर जगह मोहल्लों में खड़े हो जाएंगे, अपने अपने शहरों में खड़े हो जाएंगे। ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। जुनैद अकबर साहब ने भी बड़ा ये एक अजीब बात ही की। उन्होंने कहा कि 75 करोड़ रुपए उन्हें ऑफर हुए थे, और पार्लियामेंट लॉजेस में लाके उनको एक्चुअली सिर्फ बोला नहीं गया था, वो नोट उनके सामने रखे गए थे। 75 करोड़ रुपए लगते कितने हैं, और कितने किस बैग में आ सकते हैं, ये आई डोंट नो। 5000 के नोट्स हों तो क्या छोटा बैग होगा। खैर, इन एनी केस ये भी बात हो रही है कि अगर तो सबसे पहले जो पेका ऑर्डिनेंस आई है उस पर तो शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर फेक न्यूज़ के अंदर एंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि 26 नवंबर को कोई जो शहीद हुए PTI के, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस हवाले से आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू से यही लग रहा है कि वली अमन गंडापुर साहब से नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये भी उन्होंने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमारे जो केसेस हैं उनको अफेक्ट किया जा रहा है, और हम हर जगह से जैसे ट्रैप्ड से हो गए। लेकिन अफसोस ये है कि हुकूमत के पास इसकी प्रोविज़न नहीं है कि मौलाना साहब का क्या करना है। मौलाना साहब के लिए कोई प्रोविज़न आइन में मौजूद नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब जाहिर है ज़ीरक सियासतदान हैं, और मौलाना साहब से सभी डरते हैं। तो हम मज़ीद बात करेंगे। कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIFA के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, सेनेटर हैं और ख़ुद भी वकील हैं। और अब जाहिर है कि शिजरा मनसब साहब हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से, और हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं मोमन साहब, सेनेटर हैं PTI के। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, और ऑफकोर्स साहिबा का। मैं कामरान मुर्जा साहब, ये इतनी हार्ड पोजीशन ली है, और ये खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने 184 दिन गालिबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, वो भी इस शाइये में जो असद कैसर साहब ने परसों दिया था उसमें वो भी मौजूद थे, मुस्तफा नवाज खोकर भी मौजूद थे। मतलब मुल्क को प्रायोरिटी बना लिया है पेटी इशूज़ में, और कीना परवरी में मामला थोड़ा से आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि ये तो होता है कि जो जेल जिसको भेजता है वो उसके साथ तो बैठना पसंद नहीं करता। में रखते हैं बातों को। वो
इतनी जल्दी दिल साफ नहीं होता। अगर आपने मुझसे अच्छा किया हुआ है तो वो मुझे वो अच्छाई भी याद रहती है, बुरा किया हुआ वो भी याद रहती है। मगर स्टिल इस वक्त मुल्क में बहरान बहुत ज्यादा है। आप अगर इस वक्त ट्रेवल करना चाहें, अगर आप फर्ज करो आपको खुदा न खासा कोई जरूरत पेश आ जाए बलूचिस्तान आने की या खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्से में जाने की, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकती। और ट्रेवल करेंगी तो अपने रिस्क एंड कास्ट पे। सूरत हाल यहाँ तक आ गई है। हमारे जो 4-5 मेन जो आर्टरीज हैं, जो मेन रोड्स हैं, वो तकरीबन जो है ना वो आधा हफ्ता तो बंद रहती है, कभी किस वजह से कभी किस वजह से। तो जब ये सूरत हाल हो जाए मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बैठना जो है वो जरूरी हो जाता है। बावजूद इसके कि हमारे डिफरेंसेस हैं, ये हम कहें कि डिफरेंसेस ही नहीं है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अलग अलग पार्टियां हैं, किसी को माजी में कुछ शिकायत है, किसी को हाल की शिकायत है, किसी को मुस्तकबिल के हवाले से कोई अप्रीहेंशन है, मगर इस वक्त जो है ना वो मुल्क चल नहीं पा रहा, प्रैक्टिकली नहीं चल पा रहा। जब नहीं चल पा रहा, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। आज मतलब दो इंसिडेंटली जो ना दो ऐसे ओकेजन्स थे जिसमें एक तो पीटीआई वालों के साथ बैठना और उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले आए थे। मैं दोनों में एब्सेंट था और मुझे दोनों की जो है ना वो इनसाइड स्टोरीज का नहीं पता। मगर आउटसाइड स्टोरी बता दें कि वो क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे उनकी शिरकत जरूरी थी, मरियम नवाज साहब भी इनवाइटेड थी। उस क्लाइमेट चेंज में वो नहीं गए, लेकिन वो चेंज इन मौलाना साहब को करने के लिए पहुंच गए। ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मेरा ख्याल है कि जरूरत आप ये कह सकते हैं कि एक तो समाजी तल्लुकात तो है, मियाँ साहबान के जो है वो मौलाना साहब के साथ हैं। इवन जरदारी साहब के भी समाजी तल्लुकात काफी गहरे हैं मौलाना साहब के साथ। टाइमिंग मेरे साथ भी अच्छे होंगे, लेकिन टाइमिंग भी तो टाइमिंग जाहिर है, टाइमिंग उसकी वजह जो है ना वो ये टाइमिंग होगी कि मौलाना साहब जो है उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की है पीटीआई के साथ। वो इस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर ये बैकग्राउंड जो है ना वो यकीनन उनके जहन में भी होगा। वो भी चाहते होंगे कि कोई जो है ना इस तरह का अलायंस न बने। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मगर मैं बज़ाहिर ऐसा नजर आता है। अच्छा, मैं सारे मामले में चूंकि आउट हूँ, कोयटा में बैठा हूँ, तो वो मुझे कोई एग्जैक्ट जो है ना वो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। अच्छा, अब तो आप कोयटा में बैठे, क्या आपको पता है कि कलात में किसने खवारिज थे 23 जो मारे गए और 18 हमारे जवान शहीद हुए, वो किसने शहीद किए, क्या हुआ, वो कहाँ से आया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, क्या हुआ, क्या डिटेल्स? क्योंकि हमारी नेशनल असेंबली तक तो नहीं पहुंच पाती, तो ये क्या डिटेल्स क्या प्रोविंशियल असेंबली में डिस्कस होती है? हाँ, प्रोविंशियल असेंबली में जो कुछ भी नहीं डिस्कस होती, हम तो फिर भी जो ना रो धो के कोई बात कर लेते हैं। और बल्कि हर जब भी मौका मिलता है, स्पेशली हम बलूचिस्तान से लोग, तो कुछ ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं ताकि कम से कम रिकॉर्ड पे आ जाए कि हमने अपनी बात कर ली थी। सूरत हाल ये है कि यहाँ सूबाई असम्बली के मेंबर्स, क्योंकि ये सारा कुछ रिग गया ना, इलेक्शन जो है ना वो इसीलिए करवाए गए, इस तरह से करवाए गए ताकि कोई बात करने वाला ही ना हो, हर कोई फायदों का शरीक हो, पब्लिक के साथ कोई नुकसान के शरीक ना हो। तो वो कोई भी शायद बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो हिम्मत बढ़ती जा रही है, मगर जो पैरेलल इसके वो हो रहा है कि आपके रोड्स बंद है, लोग जो है वो उनका कोई हुकूमत के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग जो है ना खौफ फील करते हैं। इवन कोयटा शहर के अंदर लोग चलते फिरते खौफ फील करते हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई नहीं, और हम गजा की फिक्र कर रहे हैं और हम कश्मीर की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम खुद मतलब जाहिर है जिस तरह से हम बंकर्स गिरा रहे हैं कुर्रम में, और बंकर गिरा रहे हैं जी, नबेड़ नहीं रहे हैं। हाँ, मैं आती हूँ सर आपका वापस। शिजरा मनसिफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ठीक है, गवादर एयरपोर्ट बन गया, चीन के साथ हमारे मामला तय हो रहे हैं, सदर जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, MOUs पे दस्तखत हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सुना है आ रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रम्प साहब ने आके बंद भी की है, वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन है। लेकिन इन एनी केस आप समझते हैं कि महंगाई कम हुई है, शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि कुछ चीज़ें सॉलिडिफाई भी हुई हैं, बेहतरी भी आ रही है। तो आप कैसे देखती हैं इसको? टेररिज्म इज अ रियल इशू, जिस तरह से कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं रास्ते ही बंद हैं, हर जगह के रास्ते इस तरह बंद होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से हमने हुकूमत संभाली है, उस वक्त से हमारा एक पहला फोकस यही था कि हुकूमत को, मईशत को जो है स्टेबल किया जाए। उस वक्त जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत खत्म, तो मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे था। उसको डिफॉल्ट के दहाने से निकालना, उसमें स्टेबिलिटी लाना मईशत में। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी आ गई है। 2.4
इन्फ्लेशन रेट हो गया, जो कि 9 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लोग इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और ये के बाद अब हम ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। ये चीजें एक बहुत मेहनत के बाद, बहुत एक पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने के बाद, ये हम मानते हैं बात कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया, हमें सख्त फैसले करने पड़े जिस वक्त हम आए थे, और उन फैसलों के बाद अब ये स्टेबिलिटी आई है 1 साल के बाद तकरीबन, और अब इंशाल्लाह ताला मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। लोगों ने, बाहर के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे अंदर एक एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया। जितने भी इंडिकेटर्स है पॉजिटिव आ रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर दहशतगर्दी मुल्क में है, एक बहुत बड़ी हकीकत है, और इसके पीछे जो पॉलिसीज है वो कब तश्कील दी गई, दहशतगर्दों को मुल्क में बगैर से रहने आने दिया गया, कब दहशतगर्दों को जेल से निकलने का किस प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया, ये सारी चीजें भी अवाम के सामने हैं। बहरहाल ये एक पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और इसके लिए हम समझते हैं कि सिविल गवर्नमेंट्स को साथ मिलके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस चीज में अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि अभी तक तो कम से कम केपी की गवर्नमेंट से जाहिर नहीं इतना हुआ था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो आप मामला कहती है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में उनको रीसेटल किया गया, बिल्कुल गलत पॉलिसी थी, लेकिन ये सिर्फ क्या पीटीआई की पॉलिसी थी? क्या इसमें हमारी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी? क्या ये उनकी मर्जी के बगैर हो सकता है? क्या फॉरेन ऑफिस ऐसी कोई दस्तावेज शाया कर सकता है जो वहां से अप्रूव ना हो? आप समझती हैं कि ये सिर्फ पीटीआई का ही कसूर था, और आपको लगता है सदर आरिफ अलवी साहब इतने बाइख्तियार थे कि वो किसी को भी ही कुड हैव सेट एनीवन फ्री? देखिए, अगला जो हुक्म दिया वो तो उन्होंने ही दिया ना, जो बात की तो वो तो उन्होंने की ना। आज ये जमहूरियत के अलम बरदार बने हुए हैं ना, आज ये कह रहे हैं कि हम जमहूरियत चाहते हैं मुल्क में, आज ये खतो किताबत कर रहे हैं, खतो किताबत कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि हमें इस किस्म की जमहूरियत चाहिए और उस किस्म की जमहूरियत चाहिए। मुझे नहीं पता कि इनको किसने कहा या किसने इजाजत दी या नहीं दी, आई डोंट नो, लेकिन they were the face, they were the ones who made these decisions, they were the ones जिनका के सामने डिसीजन ये आए हुए हैं, जिनके कलम उठा के ये डिसीजंस आगे किए गए हैं, और उनका खमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। और आज भी उनका एक, हमारी जब तक ये सिविल हुकूमत, सिविल लोग साथ नहीं लगेंगे, तब तक ये दहशतगर्दी की जो ये चीज है, ये मैंने सही खत्म नहीं हो सकता। तो आज हम सबको चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, मैं समझती हूँ कि मिल के इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वफाक हो और सूबे हो, तमाम मिल के इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे तो ही ये जो है इसका मेनेस जो है खत्म हो सकता है, जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए ना। फिर ये कलात में जो वाकया हुआ, उसके बाद सिर्फ बलोचिस्तान तक जाना, वहाँ के सीएम से बात करना, और ठीक है जरूर जाएं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन नेशनल असेंबली में खुद पेश हों, ये बात करें, इसकी वकालत करें, इसमें लोगों को शामिल करें। ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर का काम है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और आई एम श्योर कि ऐसा होगा भी। जिस वक्त पार्लियामेंट आएगी तो ये अभी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये बातें पार्लियामेंट में आनी चाहिए। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, और उसमें ही ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए और होंगी इंशाल्लाह। लेकिन जहां तक इनके खतूत का ताल्लुक है और इनकी जो एक डबल पॉलिसी है उसका ताल्लुक है, उसके ऊपर आप गौर करें कि एक तरफ जब ये 1 पेज पे थे तो एक सेलिब्रेट किया जाता था कि हम 1 पेज पे हैं, हमारे नंबर गेम कौन पूरे करते हैं, हमारे बिल्स कौन पास कराते हैं, वो खुद बड़ी प्राउडली बताया करते थे। और फिर जिस वक्त उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने कि हम सियासत से पीछे हट रहे हैं, तो फिर डिफरेंट बातें शुरू हो गई कि जो है न्यूट्रल तो जानवर होता है, तब तो इस किस्म की बात। उसके बाद दोबारा कहा गया कि नहीं जी, हम ये सीधे रास्ते पे आए, हमें ज्वाइन करें। तो ये इनकी डबल पॉलिसीज चल रही है। आज भी आप देखें कि एक तरफ ये फौज लाइन कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, दूसरी तरफ ये फौज से खतो किताबत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट से कि जी हमें किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में आके लेट मी टेक हुमायूं मोहम्मद साहब रिस्पांस ऑन दैट, क्योंकि बड़ा आपने पर्टिनेंट सवाल भी किया है। हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या पॉलिसी है आपकी? कभी तोला, कभी माशा, कभी एस्टैब्लिशमेंट बुरी, कभी मीर जा सादिक, उसके बाद कभी न्यूट्रल, कभी जानवर, कभी क्या, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात नाकाम, उसके बाद ये खत, और ये खत चार्जशीट ज़्यादा है, और उन्होंने आपको कह भी दिया है, सिक्योरिटी ज़राए कह भी रहे हैं, ना हमें खत मौसूल हुआ है, ना ही हमें कोई इंटरेस्ट है, आपको कोई मामला तय करने हैं। तो
हुकूमत से कीजिए। आपका रिस्पॉन्स सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, जो ओपन लेटर होता है ना, वो एक लिफाफे में बंद करके TCS या किसी डाकखाने के थ्रू नहीं जाता। वो या आप अखबार में छापते और या आजकल के ज़माने में किसी ऐसे मीडिया में या मीडियम में छापते जिससे सारी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। उसमें मुझे मिला है, रिसीविंग हुई है, उसकी बात नहीं होती। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ओपन लेटर। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है जी, ये भरी हुई है, जैसे इमरान खान कहते हैं कि एक तो नालायक बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। फिर उसके लिए थोड़ा सा समझ बूझ हासिल होनी चाहिए। जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इसका ताल्लुक आपकी सिचुएशन से है। अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है और आप उसके ऊपर खामोश रहते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रल रहते हैं और कुछ नहीं करते, ये काम जानवर करता है। अगर आप किसी जगह पे जज हैं और आपके सामने दो लोग बैठे हुए हैं और आप उनमें से किसी को फेवर करते हैं और न्यूट्रल नहीं रहते, ये गलत बात है। तो वो एक ही चीज में न्यूट्रलिटी को कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां में नहीं इस्तेमाल करना है, ये अकल और शऊर बताती है। मैं आपको एक बात बताता हूं। होता यह है कि मेडिकली जब एक ही खानदान के अंदर मल्टीपल शादीज होती रहती है ना, तो एंड में जो जिसको हम कहते हैं हैंडीकैप बच्चे, जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है, डाउन सिंड्रोम होते हैं। पाकिस्तान में पिछले 45 साल से वही एक ही खानदान के जो लोग पॉलिटिकली आ रहे हैं ना, तो ये मेंटली हैंडीकैप है, ये डाउन सिंड्रोम है पॉलिटिकली। इनको चीजों का नहीं पता। अच्छा, इन लोगों ने जो एक दो बातें और की हैं फ्रॉम तहरीक तालिबान के लिहाज से, मुझे जहां याद पड़ता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे याद पड़ता है कि ये जुलाई 2022 में रिपैट्रिएट हुए थे, ज्यादातर जो उस दौरान में आए थे। अच्छा, इसमें जैसे आपने बिल्कुल कहा, ये वो डिसीजंस होते हैं जो हुकूमत और इदारे मिलके करते हैं। अब जैसे सेनेटर कामरान साहब ने कहा है और बहुत सही कहा है कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके लिए पहले आपको समझना पड़े कि दहशत गर्दी की कॉजेज क्या है। तो मैं अगर 7 बेसिक कॉजेज जो कि एरिजोना यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बाद आई थी, उसमें सबसे पहली क्या है? पॉवर्टी। उसमें दूसरी क्या चीज है? परसिक्यूशन। उसमें तीसरी क्या है? लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें चौथी क्या है? ऑप्रेशन। उसमें पांचवी क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। छठी और सातवीं ऑक्यूपेशनल फोर्सेस होती है और आइडियोलॉजीज होती है, जिसमें आप सेक्टेरियनिज्म भी कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिहाज से भी कर सकते हैं। लेकिन पहली 5 चीजें जो है ना, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जब बातें होती है ना, तो फिर उससे चीज जो हो जाती है ना, वो फर्स्ट स्टेप होता है कि वहां पे एग्रेशन आ जाता है। आपके मैं हक जब लेना शुरू करूंगा ना, आप जाएंगी अदालत में। जब अदालत भी आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि आप अदालत को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि जो पंजाब से जो जिन लोगों को जज लिए, वो एक ग्रुप के सारे लोग हैं और उनमें से बाकी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड लोग हैं। आप जुडिशरी का क्या हशर कर रहे हैं? फिर हमने बात सुनी है कि डबल फेस। मैं आपको बताता हूं डबल फेस क्या है। आज है 6 तारीख, कल थी 5 तारीख, और कल हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर विज़-वी कश्मीर सुनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के इनके बड़े भाई जब प्राइम मिनिस्टर थे 2013, मेरे ख्याल में मई की बात है या 2014 मई की बात है, ही रिफ्यूज टू मीट द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पीपल। आपको पता है मेरे ख्याल में 27 जुलाई की बात है 2015 की। इनके वजह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में सैयद गिलानी साहब ने
पाकिस्तानियों को इनवाइट करने से इनकार कर दिया था। आपको पता है कि जब ये रशिया में हुआ था 2015 में, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया था। चले सर, हम कश्मीर का रोना बाद में रोलेंगे, अभी कुरम का रोना रोल लेते हैं। कश्मीर का रोना तो हम रोते ही रहते हैं, अभी तो कुरम में मंकस गिराए जा रहे हैं। मतलब ये तो हाल हो गया हमारे केपी का भी। मैं एक मिनट, कामरान मुर्तजा साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये हम सवाल उठा चुके हैं, आप भी जाहिर है इस प्रोफेशन से आपकी वाबस्तगी है। ये जो सिंध हाई कोर्ट के 25वें नंबर के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब को लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज हैं जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, जिनको सीनियर पियोनी जज बना दिया गया है। फिर मोहम्मद आसिफ साहब है बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, वो एडवोकेट जनरल थे और सिर्फ 10 दिन पहले शायद वो जज बने थे। ये एक्सपीरियंस है, इसमें ना मेरिट है ना कोई वजूहात हैं। क्या ये 26वीं तरमीम में आपने ये फोर्सी किया था कि ये भी होगा? इसको ऐसा है कि 26वीं तरमीम में प्रपोज किया था गवर्नमेंट साइड से आर्टिकल 200 को अमेंड करने के लिए, वो हमने अमेंड करने नहीं दी थी। उसका बैकग्राउंड ये था कि वो जो खत लिखा था जजों ने, तो उसके नतीजे में ये एक इंटेंशन थी गवर्नमेंटल साइड पे कि उन जजों को इधर से तितर बितर कर दिया जाए। अच्छा। उसको हमने जब नाकाम बनाया तो उन्होंने जो पहले से मौजूद ही आर्टिकल 200 इसी तरफ से आ रहा है, उसके अंदर एक फ्लॉ से फायदा उठाया है और उस बाहर से जजेस ले आए हैं। अच्छा, जजेस तो बाहर से ले आए हैं मगर उनसे ओथ नहीं करवाया। ओथ ना करवाने की वजह जो है वो ये है कि अगर जिस दिन वो ओथ लेंगे उस दिन से सीनियरिटी जो है डिटरमिन होती है। अब जो प्लेन लैंग्वेज है आर्टिकल 194 की कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे जो समझ आई है, मैंने उसको एक आध दफा पढ़ा तो है, बहुत डेप्थ में नहीं गया हूँ, मगर एक आध दफा जो है ना मैंने सरसरी जब पढ़ा है तो मुझे जो समझ आई है कि किसी हाई कोर्ट में भी आए तो वो ओथ लेना पड़ता है और वो ओथ नया होता है। जी, ये सलाउद्दीन साहब भी फरमा रहे थे। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है ये अगेन जो है ना बहुत बड़ी तबाही है। गो कि इसमें जो है इसमें 26 अमेंडमेंट का कोई किरदार नहीं है, मगर वो जो पुराना जो दस्तूर है चला आ रहा है उसका जो बेनिफिट लिया गया है उसमें एक छोटे से रास्ते का, और इस तरह से जो किया गया है ये बहुत गलत है। इसमें इस तरह से जजों को तकसीम करना, उनके दरमियान डिवीजन बनाना, आज तो शायद ये कामयाब हो जाएं या कामयाब समझ लें कि अब इस वक्त तक तो कामयाब हैं, मगर ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानी ममलिकत को और पाकिस्तानी कौम को ये नुकसान दे रहे हैं। ये तबाही हो रही है हमारी, इस तरह से करके हम बहुत खराब कर रहे हैं। अभी ठीक है, चले फर्ज करें 4 दिन और गुजार लेंगे, 4 महीने गुजार लेंगे, 6 गुजार लेंगे, 6 साल गुजार लेंगे, मगर अल्टीमेटली हम किसी को। लेकिन सर जस्टिस बाबर सत्तार हो, सरदार इसाक खान साहब हो, जस्टिस समन रिफत हो, वो तो अपना रिप्रेजेंटेशन लेके चले गए इंटरनली, अपना जो उनकी प्रमोशन के हवाले से या उनकी जो डिमोशन कर दी है। और ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मतलब सीनियर पुनी जज को हटा दिया आपने, मतलब ये कोई बेसिस नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई रीजन नहीं है, आपने कर लिया क्योंकि आप कर सकते हैं, इसकी वजूहात नहीं है। आप कर सकते हैं या उसमें दस्तूर में कोई गुंजाइश मौजूद है, आपको रास्ता नजर आ गया, आपने उसके साथ प्ले किया और ये जो प्ले किया ये फाउल प्ले है। ये फाउल प्ले है और ये फाउल प्ले को मौलाना साहब मेरा ख्याल है सख्ती से देख भी रहे हैं, उनको समझ भी आ रही है, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब आज मुलाकात के लिए पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तजा साहब, JUIFA के सेनेटर हैं, हुमायूं मोहम्मद साहब, एंड आई एम होपिंग शिजरा मनसब साहब ने रिकनेक्ट कर लिया, तो आई थिंक शी इज आल्सो बैक विद अस। मैं सबसे पहले नए इलेक्शंस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, कामरान मुर्तजा साहब ये फरमा दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26वीं तरमीम में उनको ये हक दिया गया है कि जब तक नए इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब नहीं हो जाता वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रहेंगे, यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब। तो आपको लगता है कि फ्री फेयर इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला तय हो जाएगा? क्योंकि हमें भी पता है कि एक मुतनाज़े नाम फिर से आएगा हुकूमत की तरफ से और फिर कुछ मसले होंगे, ये किस तरह आप देख रहे हैं इस मामले को? हाँ, ये ऐसा था कि इसमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। होता ये था, फर्स्ट करिए कि अभी 3 लोगों ने रिटायर हो जाना है, चीफ में रिटायर हो जाना है, 2 मेंबर्स में रिटायर हो जाना है। होना ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसमें रिडंडेंट हो जाना था, और वो बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें इमीडिएट जो है ना वो जरूरत पड़ती है। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये 26 अमेंडमेंट में बिल्कुल की है और मेरा ख्याल है कि ये अमेंडमेंट ठीक है।
मगर ये इसमें नाम जो है ना अगर दूसरी तरफ से नहीं भी आते, वो खत तो लिख दिया गया है अपना हमारे अपोजिशन लीडर की तरफ से, मगर अगर फर्ज कर लीजिए नाम नहीं आते तो ये एक पैनल जो है ना नाम तजवीज करके और उसके बाद जो है ना ये भिजवा दे, और स्टिल जो है ना अगर वो दूसरी तरफ से वो नहीं आता तो फिर रिट फाइल हो सकती है। अच्छा, उसका कोई रास्ता फिर निकाला जा सकता है। ठीक। ये फिर जैसे मतलब बैठते हैं, अगर इत्तेहाद जो है ना इसमें बात मजीद बढ़ी और कुछ बेहतरी की तरफ अगर हमने ट्रेवल किया, अपोजिशन बातों ने आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट बन गया, तो देन जो है ना फिर देखते हैं कि फिर उसमें कुछ मुनासिब तरह से जदोजहद जो है, दस्तूरी जदोजहद जो है वो की जाए और रास्ते निकाले जाए, जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है सर, 8 को यौम सियाह मना रहे हैं, 10 को लॉयर्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, आप मीडिया वैसे ही मतलब आपको पता है कि वो कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ भी रहा है, सामने आ भी रहा है, पिटीशन भी फाइल कर रहा है। ये सारी चीजें हुकूमत को एक टफ पोजीशन में खड़ा कर रही हैं, या हुकूमत ने कर लिया जो करना था, हम कुछ नहीं कर सकते अब? नहीं, ये जो कुछ हुकूमत ने किया ना, जो अफ्रीका में किया या बाकी और जो कुछ कर रहा है, ये सारी कमजोरियों की निशानी है। ये जो ताकत का इजहार बज़ाहिर किया जाता है, ये कमजोरी की वजह से किया जाता है। ये इनहेरिटेड जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम होते हैं, तो देन जो है ना वो फिर ताकत का इजहार करके बताया जाता है। सर शुक्र है को प्रोविजन उन्होंने मौलाना साहब के लिए नहीं निकाल लिया। अच्छा अच्छा, मैं जी मोहम्मद साहब आप गुड जेस्चर की बात कर रहे थे, इसलिए आई वांट यू टू कंटिन्यू। जो हमारी ब्रेक पे बात हो रही थी कि चीफ इलेक्शन के नाम, कमिश्नर के नाम पर आप क्या कह रहे हैं, तमाम जमातें जो हैं ऑपोजिशन की वो मिलके फैसला करें? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो होता है ना कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक लीडर ऑफ हाउस, ये दोनों मिल के एक नाम तजवीज़ करते हैं जिस पे होता है। मैं ये समझता हूँ ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की बजाय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने ऑपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं, जो मेन जमातें हैं या बड़ी जमातें चाहे छोटी भी हो, उनके जो पार्लिमानी लीडर थे उनके साथ बैठ के मुशावरत से करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट के हैं और उनके कोई एलाइज हैं तो उनको बैठ के करना चाहिए। इससे ये होगा कि ये डिसीजन बजाय एक पॉलिटिकल पार्टी के एक जनरल पूरे जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान के लोगों की, उनका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इस तरह होना चाहिए। No, I believe that's a good मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम आ गया है कि हम लोग ये जो गलत तरीके के जो फैसले कर रहे हैं, या हम लोग जैसे कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि हम लोग लूप होल्स ढूंढ के गलत चीजें कर रहे हैं, हम इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जरा मुबादला लेकर आओ, लेकिन मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या मैं एज एक बहुत बड़े पार्टी का लीडर, मैं अपने बच्चों को नहीं कहता हूं कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा लेकर आए। वो लोग पैसा अपना लेके इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। भाई आप अपनी मिसाल कायम करो, इधर लेकर आओ ताकि बाकी लोग भी लेकर आए। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक है। फिर जिस तरीके से हम लोग ये जजेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखिए चाहे ये कानून में अलाउड है या नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये गलत है। इससे हम पहले तो हम सुनते आते थे ना कि अगर आपका केस कमजोर है तो जज कर लो। ये तो उससे भी एक लेवल ऊपर चले गए, ये कहते हैं पूरा कोर्ट कर लो। अच्छा, नीचे वाला कोर्ट जब कर लो तो उसके ऊपर अपील जाएगी तो उसके ऊपर वाला भी कोर्ट कर लो। 10 तारीख को आप जब जुडिशियल कमीशन में आपके मेंबर्स बैठे होंगे तो आप रोक लीजिएगा ना। जब आप बैठे होंगे जुडिशियल कमीशन में 10 तारीख को, जब 8 नए जजेस की तकरीरी होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी सना जी, इस तरह है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। आपके पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर अगर आपके नंबर ज्यादा हैं तो आप गलत से गलत लॉ भी पास करा सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, जिस चीज को जब हम सुप्रीम कहते हैं तो फिर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, बहुत मॉरल और उसके साथ साथ वो जिम्मेदारी के जो अवाम ने आपको दी है। मुझे बताया 26वीं तरामीम में ऐसी कौन सी चीज है
कि जो अवाम के हक की बात है। सर क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी आज चीज नहीं, सारी चीजें हर उसी किसी को क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगी, ये तो 26 तरमीम हमें देता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस होनी थी शिजरा, शहबाज शरीफ साहब को वहां जाना चाहिए था, वहां नहीं गए, मौलाना साहब का चले गए, सुना है अयादत करने गए। मौलाना साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे मुझे, लेकिन ये एक डेलीगेशन लेके मौलाना साहब से मुलाकात, क्या ये इशाइये का नतीजा है या कुछ और था? देखिए, अभी तक बड़ी बातें की इन्होंने जी, और बड़ा के बारे में इंट्रोड्यूस इमरान खान ने किया। याद जी जी। बात ये है कि 26वीं तरमीम जिस वक्त हुई तो तकरीबन तमाम पार्टीज जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो उसके साथ मिलके मुशावरत करके 26वीं तरमीम हुई और पीटीआई ने भी उसकी मुखालफत नहीं की। उन्होंने मुखालफत नहीं की, बल्कि वो मौलाना के साथ मुज़ाकरात में शामिल रहे और मुज़ाकरात के अंदर मिलके काफी चीजों के ऊपर जब अग्रीमेंट हुई तो मौलाना साहब ने उस वक्त अग्रीमेंट की और उसके बाद 26वीं तरमीम हुई। अब इनको वो सारी बात आ रही है, ठीक है, इनको याद क्या आ रहा है, इनको याद आ रहा है गुड टू सी यू, इनको गुड याद आ रहा है कि जिस वक्त आप किसी मुकदमे का हिस्सा भी नहीं तो आपको बुला के कहा जाए कि आए प्लीज तशरीफ लाएं, हम आपके लिए एक लाजा प्रिंसिपल पे आपको सीट्स देना चाह रहे हैं। इनको वो याद आ रहा है, इनको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रही है, जब 63A को री राइट किया गया था इनकी खातिर, हमजा साहब की हुकूमत को खत्म किया गया था, इनको वो चीजें याद आ रही हैं, इनको वो चीजें याद आ रही हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के भी केसेस खत्म हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बरियत हो गई उनकी। तो देखिए वो तो मेरिट पे हुई ना जी बिल्कुल, लेकिन इनको इस वक्त जो 26वीं तरमीम के मसले मसाइल हो रहे हैं, हम जिस वक्त ऑपोजिशन में थे इन्होंने तो हमारी तमाम लीडरान को अंदर किया हुआ था, समेत मरियम नवाज शरीफ साहिबा के समेत अपना उनके कोई औरतें कोई मर्द कोई इन्होंने नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद कैसे कैसे मज़का केस इन्होंने हेरोइन डाली किसी के ऊपर क्या डाला, क्या कोई भी चीज उनमें से प्रूव हो सकी, लेकिन इन्होंने कई महीने साल हर साल हमारी लीडरशिप को अंदर रखा। ये डरे हुए थे कि इनको बाहर नहीं हमने निकालना, इनको वाइप आउट कर देना है, इनको हमने किसी ना किसी मुकदमे में अंदर रखना है। उस वक्त इनको ये सारी चीजें याद पर ये पॉलिसी अब आप लोगों ने अपना ली है कि इज दिस गुड? हमने तो इनकी लीडरशिप को इस तरह से अंदर नहीं रखा, जिसके ऊपर कोई मुकदमा है वो अंदर है। 9 मई तो इन्होंने खुद किया ना, हमने तो नहीं कहा कि आके 9 मई का, इन्होंने खुद अपनी वीडियो बयान जारी किए, इन्होंने अपनी ऑडियो बयान जारी किए, कहा कि इस जगह पे जाओ और पूरे मुल्क के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक ही वक्त में हमला आवर हो जाओ अपनी ही फौज के ऊपर। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शन सिर्फ इनको वो कबूल होंगे जिसमें ये आगे आ जाएंगे आरटीएस को बिठा के, और उसके बाद ये आरटीएस के कंधे पे बैठ के 1 पेज के ऊपर ये जब अगर आएंगे। आज हमने देखा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक और डिफरेंस आ गया है, वो है कि गैस सिंध की दी जा रही है किसी और सूबे को, तो कह रहे हैं आप आइन में तरमीम ले आइए। नवीद कमर साहब, मुशद्दिक मलिक साहब आमने सामने आ गए। वेयर इज द फॉल्ट लाइन? वी नीड टू वॉच फॉर दैट। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।